हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और एक नए वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। हमने देखा था कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी का रिलेशन आया था -ई टाउ बाई एम। ये हमारा रिलेशन निकला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई में किस तरह का रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई में किस तरह का रिलेशन है, आज हम ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा कैसे निकल रहा था। एक फिगर से हम लोगों ने कंसिडर किया था, एक फिगर था कंडक्टर जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। वो उस समय रेस्ट में थे, एक टाइम पे रेस्ट में थे और रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे थे। फिर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो वो एक सीक्वेंस में आ गए। तो हमारा वीडी का ये रिलेशन निकला था। हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी के साथ। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड हो रहा है, करंट I जा रहा है और इसमें Vd माइनस ई टाउ बाई एम है। Vd माइनस ई टाउ बाई एम है। देखिए यहाँ पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब एक सीक्वेंस में है। अब अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर में चार्ज कितना है, मीन्स Q कितना है, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं रिलेशन Vd एंड I। तो इस कंडक्टर में चार्ज कितना है, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है हमारा। सिंपल केस में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसका जितना चार्ज होता है वो हमारा टोटल चार्ज होता है। बट इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड है, यहां पास हम N लेंगे, वो रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर जो हम N लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा N है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इसका जो एरिया होगा और इसका जो लेंथ होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा Q जो होगा N को हम लोग बड़ा N से लिख सकते हैं और E, यहाँ पास बड़ा N का वैल्यू क्या निकलेगा, N इंटू वॉल्यूम, N इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू A। तो हम बोल सकते हैं हमारा Q क्या निकल गया, NaLe। ये हमारा Q निकला है। अभी तक हमारा Q आया है। हम क्या जानते हैं, करंट और चार्ज में किस तरह का रिलेशन है, IT। ये भी एक रिलेशन होता है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने देखा था, Q इज इक्वल टू IT। तो उसे हम यहाँ पास पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू हम Q बाई T बोल सकते हैं। सो I इज इक्वल टू Q बाई T। Q का हमारा वैल्यू आया NaLe बाई T, NaLe बाई T। ठीक है, यहां तक अभी ठीक है। देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या देखा था कि टाइम ऑफ कॉलिजन, दो सक्सेसिव टाइम ऑफ कॉलिजन को हम लोग क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। यहां पास भी उस टर्म का यूज होगा। यहां पास रिलैक्सेशन टाइम नहीं आएगा, लेकिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, इस जगह से इस जगह तक एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना लेंथ कवर करेगा, L। कितना डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, L। कितने वेलोसिटी से चलता है, हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होता है। तो कुछ एवरेज वेलोसिटी से यहाँ आया, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी V बराबर हमारा क्या होता है,
डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम ड्यू टू वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस एल बाई टाइम टी। देखिए यहां पास हमारा सेम रिलेशन है। देखिए एल बाई टी, यहां पास भी एल बाई टी, एल बाई टी, एल बाई टी। तो क्या हम यहाँ पास वीडी को पुट कर सकते हैं? हाँ पुट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, एन ई ए वी डी, जिसको हम लोग बहुत जन, मैं तो बोलता हूँ आई इज इक्वल टू नीवा, नीवा, यहाँ पास वी डी वाला वी रहता है। सो आई इज इक्वल टू नीवा। ये हमारा इक्वेशन निकल चुका है अभी तक, ठीक है। वीडी और आई के बीच में तो रिलेशन निकल गया है। और अगर फर्दर किसी और तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें वीडी ना हो के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो, तो हमने रिलेशन तो हम लोग रिलेशन तो जानते हैं कि ड्यू टू वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किस तरह से है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं, चलो अभी मिटा देते हैं, ठीक है। सेम चीज लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू नीवा। तो हम वीडी में डाल सकते हैं माइनस ई टाउ बाई एन। देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड डाल देंगे, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी में ई टाउ बाई एन। हम यहाँ पास पुट कर सकते हैं, तो हमारा आई मिल जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एन। ये एक रिलेशन भी हमें मिल जाता है, आई इक्वल टू एन ई वी डी। और इस फॉर्म में देखेंगे तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम। ये रिलेशन हमें अभी तक मिला है, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिल गया है। अब आगे चीजों को देखते हैं, चलिए ठीक है, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करें, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। चलिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ आप लोगों ने नाइन क्लास में भी सुना होगा, 9 की 10 में रहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ करेंट आई, द अमाउंट ऑफ करेंट आई फ्लोइंग इन अ सर्किट और कंडक्टर, सर्किट भी बोल सकते हैं या तो कंडक्टर भी बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ करेंट आई फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of a conductor, provided the physical condition like pressure, temperature, strain remain constant। मतलब ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है, जितना भी करंट हम कंडक्टर में या तो सर्किट बोलते हैं, जितना भी करंट हम सर्किट में पास करते हैं वो किस पे प्रोपोर्शनल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके एंड पे रहता है, एक एंड से लेके दूसरे एंड के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। कंडीशन क्या रहता है कि वो जो कंडक्टर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें ओम्स लॉ बोलते हैं। तो अब आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के V बाई आर। तो हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू हमारा आई आर आता है, ये होता है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ। ये चीज हमें ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ में इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओम्स लॉ तो बस इतना ही बताता है। ये बहुत सारा सर्किट में हमें क्वेश्चन बनाने में मदद करता है ओम्स लॉ। तो याद रखना है V इज इक्वल टू आई आर, ये एक रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसे प्रूफ करने का। एक तो ग्राफिकल मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे। हम आएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पे। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कोशिश करते हैं V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन लाने को।
क्या कोशिश करेंगे हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ में इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम कोशिश करेंगे ये लाने का, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा कुछ रिलेशन हमारा आ जाए, हम उसको कोशिश करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये थोड़ा सा रफ करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने अभी देखा था आई का रिलेशन। अभी हम लोगों ने देखा था आई का वैल्यू आया था एन ई वी वी डी, जिसको हम लोग नीवा भी बोलते हैं, एन ई वी ए, और टाउ का भी वैल्यू हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन आई इक्वल टू एनीबॉडी, बस हम लोग रिलेट करते रहेंगे, हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। जितना भी हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास जितना भी फॉर्मूला के नॉलेज है, हम उसे बस रिलेट करते रहेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। आई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, एन ई ए बी डी, एक रिलेशन। एक क्या देखा था, माइनस ई ई टाउ बाई एम। देखिए वीडी को यहाँ पुट करेंगे तो ई आएगा, वीडी को इस जगह पुट करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ई तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं v इज इक्वल टू ई डी आर, एक तो रिलेशन होता है। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं, यहाँ पास लेंथ में के टर्म में बात करते हैं तो v इज इक्वल टू ई एल। ये चीज हम बोल सकते हैं। और कुछ चीज और कुछ चीज तो नहीं, पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर हम पुट करें तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी का वैल्यू डाल देते हैं ई ई टाउ बाई एम। अब यहाँ पास ई का वैल्यू डाल देते हैं, ई का वैल्यू हो जाएगा वी बाई एल। सो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, ई का जगह हम लोग डाल देंगे वी बाई एल एम टाउ। देखिए एन कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ये सब भी कांस्टेंट, यहाँ भी सब कांस्टेंट। इस रिलेशन में ये जितना पार्ट है, अगर ये ब्रैकेट को मैं यहाँ भी ले आऊँ, ये सब 5 कांस्टेंट है, सब पार्ट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यहां से हम बोल सकते हैं सी, एकदम बोल सकते हैं। तो अब जो ये इतना पार्ट आया है, ये कहीं ना कहीं 1/r का सेंस देगा। जो इतना पार्ट आया है कहीं ना कहीं किसका सेंस देगा, 1/r का, क्योंकि यहाँ पास तो 1/r लग रहा था, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 1/r का ये वैल्यू है तो r का उल्टा हो जाएगा m l, काम नहीं कर रहा ठीक से, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है चलिए, मतलब ये हम बोल सकते हैं एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये हम बोल सकते हैं आर का। अगर ये राइट है, फर्स्ट प्रिंसिपल से राइट है ये रिलेशन, तो हमारा आ गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और अगर ये राइट भी है तो आर का वैल्यू कहीं ना कहीं यही होगा। चलिए इतना चीज तो हमें समझ में आ गई। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। मीन्स अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में।
आर को हम क्रिएट करने की खोजेंगे। आर जो आया हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे जो रेजिस्टेंस का ओरिजिनली रिलेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं, मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये रिलेशन को रहने देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रेजिस्टिविटी रो से डिनोट होता है, हमें क्या बोलता है रेजिस्टेंस। देखिए उससे पहले और एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा भी जो रिलेशन आया था V इज इक्वल टू आई आर, एक रिलेशन हमारा आया था। ठीक है, यहाँ पास हम आर रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाई करेंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाई करेंट। लेकिन एक चीज, आर किसी पे भी डिपेंडेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम लोग लिखा था तो कांस्टेंट वैल्यू आया था R, मतलब R ना ही V पे प्रोपोर्शनल है। मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूँ, V चेंज करने से ना ही R पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही I चेंज करने से हमारा R पे फर्क पड़ेगा। R हमारा कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन्स टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पास R ना ही पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, मीन्स पोटेंशियल बढ़ाऊं या घटाऊं रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट भी बढ़ाऊं या घटाऊं रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बोलता क्या है रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमें बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर का हम लोग यहाँ पास अभी बात नहीं करते हैं। टेम्परेचर के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो बात का पार्ट है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ये सब चीज है। एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो रे रो, सॉरी रे बोल रहे, रो कहीं ना कहीं इसका सेंस देगा हमें। तो हम बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, कहीं ना कहीं उसी से रिलेट हो रहा है। सब चीज इक्वल आ गया तो रिलेशन किसी ना किसी के साथ तो जोड़ना है, तो उसी के साथ से। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो रो होता है इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आर का एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, ओम। तो यहाँ पास रो का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए एरिया यहाँ पास आएगा, एक ठो एल नीचे आएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर, एक मीटर रह जाएगा तो ओम मीटर, ओम मीटर। डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर चाहेंगे तो, अगर चलिए निकाल ही देते हैं एक ठो, देख लीजिए। रो का निकाल देते हैं। रो का डायमेंशन निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशन जरूरी है, आर। आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आई वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या तो डायरेक्ट डायमेंशन में हम बात करें तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, क्यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो एम्पियर इंटू टाइम, और आई का एम्पियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी, एक टू टी और ऊपर चल जाएगा, -3 e टू द पावर -2। ये तो हो गया आर का डायमेंशन। तो अब रो का डायमेंशन, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल।
डायमेंशन में लिखेंगे तो यहाँ पास एल स्क्वायर होगा, यहाँ पास एक तो एल आएगा, एल एल कट जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक तो एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 3a-2। ये सब हो गया डायमेंशन के बारे में बात। तो ये सब चीज़ें हैं आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, बस यही है।